नमस्कार, जय भारत। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्रिक लेक्चर 2 के बारे में। थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, एक दो दिन, उसी लिए आज का लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। तो अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो जरूर पढ़ लेंगे, नहीं वाले होंगे तो आप वीडियो पे आएंगे ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला जो लेक्चर है स्टोइकियोमेट्री का उसे आपको देखना होगा, तभी ये समझ में आएगा कि ये माजरा क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो भी है सब कुछ, पूरा मूल कॉन्सेप्ट नहीं, जो भी जितना तक हो सके देखा जाए। क्वेश्चन है सर कि मास ऑफ हमें ऑक्सीजन बताना है फ्रॉम 90 किलोग्राम ऑफ H2O। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर निगाहें कहीं और से हटाकर यहां पर है, ये H2O बना होता है O2 प्लस H2 से। इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं 2 मोल वाटर लूंगा तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा और 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। सही है बात। और इसी चीज को मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इसी चीज को हम कहते हैं मोलर रेशियो। ये लिखा होता है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगा, ये लिखा होता है। यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 1। ये क्या है? 1 यहां पर 1। आई बात समझ में? ठीक है भाई, हमें निकालना है कि O2 कितना चाहिए 90 किलोग्राम पानी में। तो देखिए स्टेप 1 क्या होता है। सबसे पहले आप लिखिए मोलर रेशियो। मैं ट्रिक बता रहा हूं उसके साथ साथ, कॉन्सेप्ट तो बता दिया ना, ट्रिक समझिए। ट्रिक मतलब क्या, कॉन्सेप्ट वाइज है समझना है। ट्रिक मतलब ऐसा थोड़ी कि चुटकी में आंसर बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप राजा हो जाएंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है। अब आपको लिखना है कि 2 मोल H2O का मास बताना है। तो आपको पता है कि 1 मोल H2O का मास होता है 18 ग्राम। कैसे पता है भाई? तो हाइड्रोजन 2 है प्लस ऑक्सीजन 16 है। 2 प्लस 16 कितना है भाई? हमारे यहाँ तो 18 ही होता है भाई। ठीक है, तो 2 इंटू 18 ग्राम, यानी एक साथ मैं लिख देता हूँ 36 ग्राम यार। ठीक है, बहुत सही। 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32 ग्राम। वाह वाह, क्या बात। ओ भाई, 8 16 32। ठीक है, और 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई? 1 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 2 ग्राम। नहीं भाई, 1 मोल हाइड्रोजन का मास। अच्छा, ये देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है। वही मैं कहूँ कि यार ये चीज़, यह क्या कहलाता है, मास कंजर्वेशन को क्यों नहीं कर रही। ये है 4 ग्राम आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं बैलेंस नहीं किया हुआ था। ये आपका 2 मोल होगा। कितना होगा? 2 मोल होगा। आपको भी शायद लगा होगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 4 ग्राम। कैसे? 1 1 2 इंटू 1 इंटू 2 4 ग्राम। ठीक है भाई, बहुत सही। ये इसका क्या निकल गया? मास रेशियो। इसको आप और छोटे टर्म्स में बांट सकते हो, लेकिन क्या मतलब है भाई, हमें निकालना है कि ऑक्सीजन कितना होगा 90 kg वाटर में। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं भाई। अब अगर मैं 1 ग्राम वाटर लूंगा तब मुझे 32/36 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा। बात समझ में आ रही है? रेशियो ही तो है। अब अगर मैं, हाँ भाई, 90 ग्राम अगर H2O लेता हूं तो मुझे 32/36 मल्टीप्लाइड बाई 90 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। रेशियो ही तो है। अब कितनों लोगों के सवाल आएगा भाई कि ये देखो, ये मास्टर एकदम आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये मास्टर यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में ले दिया बे। अरे नहीं यार, यहाँ पर मैं केजी लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? यहाँ पर मैं केजी लिख दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? रेशियो ही तो है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं केजी लूँ तो फ़र्क पड़ता है क्या? रेशियो ही तो है। अगर आपको यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है लिखने से, तब तो आप समस्या कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। कॉन्सेप्ट ये था कि यार ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 2 मोल ही H2O लूँ। मैंने ये बताया कि अगर मैं 2 मोल लूँगा तब मुझे ऑक्सीजन 1 मोल लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन हमारा 2 मोल होगा। अब यहां पर अगर मैं 4 मोल लूं तो यहां पर मुझे 2 मोल O2 लेना पड़ेगा और यहां पर 4 मोल H2 हो जाएगा। रेशियो ये है, समझे? तो यहां पर केजी लिखिए, क्या लीजिए, बात बराबर है। समझे? ये रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए, बात खत्म बस। ठीक है भाई, तो 90 kg वाटर में आपका इतना ग्राम O2 रहेगा। कैलकुलेट आउट करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा आप करेंगे तब तो समस्या है सर। फॉर्म निकलेगा, एडमिशन फॉर्म इस तरह से दे दिया, एडमिशन नहीं, एग्जाम का फॉर्म निकलेगा। अब लगाइए यहां पर D स्टार। ठीक है, घटनास्थल पे आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि O2 का मास निकालना है 90 kg वाटर में,
यानी H2O में से आपका निकला O2 और हाइड्रोजन, इसको बैलेंस किया, यहाँ पर 2 आ गया, बहुत सही। ये हमने देखा कि 1 मोल अगर हाइड्रोजन होगा तब 1 मोल, अरे यार 2 मोल अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 मोल O2 होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। 2 मोल H2O का मास लिख लेना है 36 ग्राम, 36 kg भी लिख सकता हूँ। 1 मोल ऑक्सीजन का मास लिख देना, कितना होता है भाई, कितना होता है बताइए, 32 kg। इसे ग्राम तो इसे ग्राम, इसे kg तो इतना kg, यार रेशियो ही तो है, कट के तो 0 हो जाना है, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि 90 kg H2O, ठीक है, क्या 90 kg H2O आपको लेना है। अगर मैं इसे डिवाइड बाई 4 करूं तो इसे भी डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, रेशियो ही तो है। आ गया ये कितना 9 kg, ये कितना आ गया 8 kg, कितना आ गया 8 kg ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक जीरो लगाऊं तो यहां भी एक जीरो लगाना पड़ेगा, रेशियो ही तो है। तो ये आंसर आ गया क्या मेरा, चेक करिए। 90 kg वाटर में मुझे 80 किलोग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ, 4 8 जा 4 9 जा 9 10 जा 80 kg ऑक्सीजन, ठीक है, 80 kg ऑक्सीजन। क्या ये सेम है? तो जिसको ये समझ में आ गया वो डी स्टार समझ गया, वो डी स्टार अपने क्वेश्चंस पे लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तब टेक्निकल इशू है सर, ठीक है। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन नहीं, हाँ ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा आपको। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैलकुलेट, अब स्किप कर सकते हैं द, मतलब क्वेश्चन लिखना स्किप कर सकते हैं, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड obtained by heating of 200 kg, obtained by heating of 200 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसे कैल्शियम कार्बोनेट ना लिखे यार आप, अरे नहीं यार ये देखिए क्वेश्चन यहीं पे तो ट्विस्ट है। 200 kg ऑफ 95% ऑफ प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन। अब याद रखिएगा लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये लाइमस्टोन में ही आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट रेयरली लिखा होगा, ठीक है, या फिर लिख भी दिया जा सकता है, लेकिन याद कर लीजिए लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हमें क्वेश्चन में दिया है कि वेट निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का जो 95% ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट में से निकलेगा। कुछ समझ नहीं आया क्या माजरा चल रहा है। देखिए सिस्टम ये है कि अगर आपके पास 100% आपके पास सैंपल है, आपके पास 100% अगर आपके पास सैंपल है तो मुझे वो बोल रहा है कि उसमें से 95% 95% कैल्शियम कार्बोनेट है और बाकी सब इम्प्योर है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए मुझे चावल की टेस्टिंग करनी है, क्या करना है, चावल का टेस्टिंग करना है यार, भोज चलाना है एकदम गांव भर में, जिला भर में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि चावल यार एक ही बार में थोड़ी खरीद लेंगे ट्रक भर, पहले क्या करेंगे सैंपल लेके आएंगे। तो एक बोरा मैं घर में बूढ़ पुराने लोगों को मैं सैंपल लेके जाऊंगा कि ये देखो भाई सैंपल देख लीजिए कृपया करें। तो कृपया करके वो सैंपल जब देखेंगे तो उसमें से जरूर थोड़ी 100% में चावल नहीं रहेगा, उसके अंदर वो क्या कहते हैं यार ग्रेन्स रहेंगे, अरे इंग्लिश में ग्रेन्स कहते होंगे, हिंदी में एकड़ कहते हैं, अरे जो भी है एकड़े होंगे, पत्थरे होंगे, जो भी है रहेगा ना भाई। तो उसमें से 95% बोल रहा है कि 100% सैंपल में से इतना प्रतिशत जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी 5% आपका वेस्ट है, ठीक है भाई। तो आपके पास कितना है, 200 kg आपके पास सैंपल है। सैंपल कितना है भाई, 200 kg है, और इसमें से 95%, इसमें से 95% आपका क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है। आंसर आ गया 190 किलो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 190 kg। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। या फिर आप सिंपली देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 kg ऑफ 95%, 200 kg ऑफ 95%, ये बेसिक है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से समझा जाए कि 200 kg में से 95% आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी जो 10 kg बचा वो आपका क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। बहुत सही। अब ये भी समझ में नहीं आया तो और समझा जाए, एक और अच्छे तरीका है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 kg अगर आपके पास सैंपल है, ठीक है, वो भी नहीं समझ में आया तो ये समझिए, अगर आपके पास 100 kg सैंपल है,
इसका मतलब उसमें से 95 kg आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, यही कह रहा है 100% में से 95%। अब आपके पास अगर 200 kg सैंपल आएगा, अगर आपके पास 200 kg सैंपल आएगा तो 95 इंटू 2, यहाँ भी क्या हुआ इंटू 2 हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा इंटू 2 होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब तो क्लियर है यार, प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स प्लीज़, ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो कुछ और है, हम फंसे कहाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये तो पता चल गया कि 95% मतलब 190 kg हमारे पास क्या है भाई, सोना नहीं कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब हमें वेट निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है सर। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात क्या बात, बैलेंस्ड है, क्या बात क्या बात। अब देखिए हमें इसका वेट निकालना है। हमारे पास अब यहाँ पर सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य आपका ये होता है कि मोलर रेशियो निकालिए। तो 1 मोल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का लेंगे, लिखा हुआ है, तो हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का लेना पड़ेगा, तब 1 मोल हमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकला पड़ेगा। क्या दिक्कत है भाई, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट होता है 100 ग्राम, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का कितना वेट होता है 56 ग्राम। कैलकुलेट आउट कर लीजिए, मुझे याद है क्योंकि मैंने बहुत बार किया है ये सब चीज़। 20 + 16, ठीक है, मैं नहीं यार 40 + 16 और ये 40 48 और ये आपका 12, ठीक है 100 ग्राम। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पर अगर मैं केजी लिख लूँ तो यहाँ पर भी मुझे केजी लेना पड़ेगा, यही है रेशियो। मतलब ये यहाँ मैं जो कर रहा हूँ यहाँ भी वही करना पड़ेगा यार, बस यही रेशियो का अर्थ होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये 1 kg होगा तो मुझे ये इतना लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर मेरे पास ये 190 kg होगा तो 56/100 मल्टीप्लाइड बाई 190 कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड। अब किस किस को ये बात समझ में नहीं आई, फिर से समझा रहा हूं। हमारे पास जब 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट है तब हमारे पास 56 kg कैल्शियम ऑक्साइड है भाई। तो जब मेरे पास 1 kg कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा तब 56 डिवाइडेड बाई 100 kg मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। तो जब मेरे पास 190 kg ये रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तब मेरे पास मल्टीप्लाइड बाई इतना कैल्शियम ऑक्साइड होगा। यार आंसर निकल गया आपका, खत्म खेला, आगे बढ़ा जाए। इसमें भी आप डी स्टार क्या लगाएंगे, डी स्टार यही निकालेंगे। यहाँ पर अगर डी स्टार आप लगाना चाहें तो क्या करेंगे भाई, तो सिंपली डिवाइड बाई यहाँ पे कर दो, क्या डिवाइड बाई 10 करो, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा 10 kg और ये हो जाएगा 5.6। यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 19 करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 19 करना पड़ेगा, रेशियो ही तो है। जो वहाँ का आंसर निकालोगे ये बराबर होगा इसके, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रियल तरीके से ही करिए, डी स्टार थोड़ा सा सड़क से आंसर करने के लिए। आगे बढ़ा जाए भाई। आगे बढ़ने पे एक बहुत ही मस्त सवाल है, ठीक है, मस्त नहीं नॉर्मली सवाल है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide, and its oxide is given as Fe2O3, ठीक, Fe3O4 भैया, Fe3O4 भाई साहब, ठीक। तो बाई एक्शन ऑफ 15 ग्राम ऑफ बाई एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम, सही है भाई, बहुत से। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए एक बार, मैं साइड हो जाता हूँ, होनोलुलु, ठीक है। क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन एक बार में हो जा रहा है तो कमेंट में लिखिए जय महाराज जी की, ठीक है भाई, JMJ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आइए, फाइंड वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, दैट इज द ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम। स्टीम का अर्थ है आपका H2O, बहुत सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कंफ्यूजन देखा, कैसे सॉल्यूशन करेंगे भाई, ध्यान दीजिए। हमें आयरन का वेट निकालना है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। अब ध्यान ये बाय एक्शन ऑफ इतना ग्राम स्टीम, मतलब मेरे पास आयरन है
उस पर मेरा एक्शन किसका कर रहा हूं मैं, H2O का, उससे क्या बन के तैयार हो रहा है, Fe3O4। फिर से समझिए, वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। आयरन के साथ एक्शन करा है स्टीम का, बन के ये तैयार हो गया। अच्छा, क्या इसके साथ कुछ और रहेगा? एकदम रहेगा यार, FeO आ गया लेकिन हाइड्रोजन तो रह गया ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दो। लोगों को लगता है कि मुझे नहीं पता कि रिएक्शन क्या है। अरे क्यों नहीं पता यार, दिया हुआ है सामने, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला बच गया तो वहाँ लिख दो, खत्म कहानी। अब इसे बैलेंस करिए, कैसे करेंगे, यहाँ 3 लगाइए, ठीक है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ 4 लगा दो यार, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ 4 लगा दो। अब देखो बैलेंस है क्या, क्या बैलेंस है, एकदम बैलेंस है, क्या दिक्कत है। तो फिर से स्टार्ट करिए, मोलर रेशियो लिखिए। अगर मैं लेता हूँ 3 मोल आयरन का, तब मुझे लेना पड़ेगा 4 मोल पानी का, तब मिलेगा मुझे 1 मोल Fe3O2 का, और उसके साथ 4 मोल हाइड्रोजन का। मुझे मतलब है इससे और इससे और इससे, नहीं यार मुझे सिर्फ इससे मतलब है, बात खत्म, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका वेट निकालना, मुझे इसका वेट दे रखा है। 3 मोल Fe का वेट बताना 3 × 56 होता है। अब कितने लोगों को ये नहीं पता होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोलर मास ऑफ Fe क्या होता है आपका, 56 ग्राम होता है, याद रहेगा, ठीक है भाई। तो 3 × 56 ग्राम Fe जब हम लेंगे तब 4 मोल हाइड्रो H2O मतलब 4 × 18 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इतना ग्राम ये है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड बाई 4 करूँगा तो यहाँ भी डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, मेरा आंसर आ गया तैयार। अब लोग हो गए शॉक, क्या हो गए, शॉक हो गए। तो कोई नहीं, ऐसे अब मत करिए, ये तो D स्टार मैंने डायरेक्ट लगाया। अब आगे आइए, धीरे धीरे समझते हैं। ये मोलर रेशियो तो पता चल गया, मास, मुझे ये मास रेशियो है ना, ये मास रेशियो है। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे वेट निकालना है आयरन का जो 18 ग्राम स्टीम से Fe3O4 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर मेरे पास 1 ग्राम H2O है, तब मेरे पास 3 × 56 डिवाइडेड बाई 4 × 18 ग्राम आयरन होगा। अगर मेरे पास 18 ग्राम H2O है, तब यहाँ पर सिंपली मैं 18 मल्टीप्लाई कर दूंगा यार, आंसर आ गया मेरा 72 ग्राम। इसे चेक करिए किस किस को समझ में आया। फिर से एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले मोलर रेशियो निकाल लिया, बहुत सही। उसके बाद मास रेशियो निकाल लिया, बहुत सही। 3 मोल का Fe इतना होता है, 4 मोल 18, 4 मोल H2O इतना होता है। उसके बाद सिंपली यूनिटरी मेथड लगा यार कि 1 ग्राम में कितना होगा डिवाइड बाई कर दो, 18 ग्राम में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आंसर निकालना आपका खेल, ठीक है। मुझे तो खैर बस बताना चाहिए कि क्या होना है, मैं तो आंसर भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप कमेंट में कहूँगा कि कमेंट करिए, लेकिन कोई करने वाला नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। वेरी इमोशनल। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आएंगे लिमिटिंग रिएजेंट पे। एक और क्वेश्चन करिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि बाई व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम of air, what volume of air containing 21% oxygen, 21% oxygen by volume is required to burn 900 ग्राम सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, करने का प्रयास करिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल पी के आता हूँ, ठीक है। करिए आप क्वेश्चन करिए। आइए, चलिए। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन। तो देखिए सिंपल मुझे कह रहे हैं कि 100% आपके पास एयर है, उसमें से 21% आपके पास ऑक्सीजन है। कोई कल नहीं भाई,
तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि कितना एयर चाहिए जिसमें 21% ऑक्सीजन है टू बर्न 900 ग्राम सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। 900 ग्राम सल्फर को हमें सल्फर डाइऑक्साइड में बदलना है। इसका अर्थ ये है कि सल्फर में जब मैं ऑक्सीजन डालूंगा तभी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा। जाहिर सी बात है यार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालूंगा, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे दे रखा है कि बाई वॉल्यूम। तो मैं पहले पता करूंगा कि कितना वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का, और उसे सिंपली यार ये निकाल लेंगे हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो दोस्त, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, मिलके आईडी क्रैक करेंगे, ठीक है दोस्त। हाँ, तो सल्फर आपको दे रखा है। पहले ये देखिए कि 1 मोल सल्फर तो 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्त। हाँ दोस्त, तो दोस्त सल्फर 1 मोल, इसका मास होता है भाई 32 ग्राम दोस्त, और इसका भी मास होता है भाई 32 ग्राम, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन का, और इसका मास होता है आपका, हाँ भाई 32 + 32 करना, 32 + 32 64, ठीक है भाई 64 ग्राम आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास मुझे बोल दिया है कि 900 ग्राम सल्फर है। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम सल्फर होगा तो मेरे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा। कैसे मैंने चेक किया? क्योंकि 1 डिवाइडेड 1 को इधर 32 को इधर भेजा, 32 डिवाइड बाई 32 1 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब यदि मेरे पास 900 ग्राम सल्फर होगा, इसका अर्थ ये है कि मेरे पास 900 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे पता चल गया कितना ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन है। अब मैंने निकाला भाई कि नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। जब मैंने इसे डिवाइड किया तब देखिए आंसर क्या आ गया। भाई मैं मैथ में इतना तगड़ा होता तो क्या ही बात होती। तो मान लीजिए कितना मोल आ गया, इतना मोल आ गया ना, हाँ ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, इतना मोल आ गया। अब कहा है कि मुझे वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा यार? मुझे पता है नंबर ऑफ मोल अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 22.4 के साथ तो उतना मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल मेरे पास इतना है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 22.4 के साथ तो इतना लीटर मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 630 लीटर ऑक्सीजन। लोग कहेंगे कि ये सही आंसर है, टिक करेंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? -1 2 3 4 5 6। ये आंसर आया कि इतना हमारे पास ऑक्सीजन, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कि वाई व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर। सबसे पहले ही ये चिपका दिया था भाई, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट अब आता है, इसको समझिए। तो भाई कॉन्सेप्ट तो सिंपली यही कह रहा है कि 100 लीटर अगर हमारे पास एयर है तो उसमें से 21 लीटर जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो अगर हमारे पास 1 लीटर ऑक्सीजन होगा तो अब 100 डिवाइडेड बाई 21 लीटर हमारे पास एयर होना चाहिए। तो हमारे पास 630 लीटर अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगा तो 100 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 630 लीटर हमारे पास एयर होना चाहिए। आइए इसे कर देते हैं फ्रेंड्स, तो आंसर आ जाएगा 3000 लीटर एयर होना चाहिए, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। Please have a look. We have done it, and now we will move on to limiting reagents. ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज लिमिटिंग रिएजेंट जो है लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन है ना अपना तरीका कुछ अलग है। क्या है कि मान लीजिए यार मुझे बुड़ुम बुड़ुम खरीदने का बड़ा मस्त है यार, ठीक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, मान लीजिए। तो मोटरसाइकिल भले ही आप अभी 18 साल के नहीं हुए, खैर मान लीजिए 18 साल के बाद, तो आपको मोटरसाइकिल के गैराज में आप चले गए, ठीक है। अब जब मोटरसाइकिल के गैरेज में आप चले गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि आपके पास 500 टायर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 500 टायर दिख रहे हैं आपको। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, ठीक है, वो कैमरा लेके आते हैं ना, DSLR, ऐसे कहीं भी कैमरा लेके चले गए। हेलो गाइज, आज हम आए हैं बाइक के गैरेज में गाइज,
तो हम देख रहे हैं गाइज कि हमारे पास 500 टायर्स हैं, ठीक है, बाइक के गाइज। फिर हमें दिखा कि यार 100 बॉडी है हमारे पास, क्या है, 100 बॉडी है, 100 बॉडी एकदम रख के तैयार है गाइज। और फिर हमने देखा कि यार 50 इंजन है गाइज, क्या है, 50 इंजन है गाइज, ठीक है, ठीक है गाइज। अच्छा, एक बाइक को बनाने में, ध्यान देना, एक बाइक को बनाने में एक बॉडी लगता है, 2 टायर लगता है, 1 इंजन लगता है, ठीक है। एक बाइक को बनाने में 2 टायर लगता है, 2 टायर लगता है, 1 बॉडी लगता है, 1 इंजन लगता है, क्या लगता है, 1 इंजन लगता है, ठीक है भाई। अगर मैं चाहूं, थोड़ा सा मैथ्स अगर मेरा वीक है, अगर मैंने बचपन में हेलो गाइज नहीं किया तो मैं निकाल सकता हूं यहां से कि कितने यहां पे बाइक बन के तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा, मुझे पता चलेगा कि मैं यार इतने चीज़ों में से सिर्फ 50 ही बाइक्स बना सकता हूँ, मोटरसाइकिल बना सकता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि यार 50 तो ही इंजन है। अब भाई टायर 500 लगा देने से 500 गाड़ी थोड़ी बन जाएगी ना। 50 इंजन है तो मिनिमम 50 इंजन ही चाहिए, मैक्सिमम 50 इंजन ही है हमारे पास। अब बाकी सारी जो चीज़ है वो क्या हो गया भाई, एक्सेस में हो गया। तो 50 इंजन जो है जब हम लगाएंगे, बाइक बनाएंगे, तो सबसे पहले ये खत्म हो जाएगा और ये है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। यार लोग इसे अलग अलग तरीके से समझाते रहते हैं क्या है क्या नहीं है। अब लोग समझाते रहते, कभी बताते हैं कि क्यों लिमिटिंग रीएजेंट पढ़े, वाई वी विल स्टडी दैट। भाई लिमिटिंग रीएजेंट का यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पर कितना वेस्ट हुआ, 50 बॉडी वेस्ट हो गया आपका, ये इतना सारा टायर वेस्ट हो गया। 50 बाइक में कितने, 100 टायर, यानी 400 टायर आपके वेस्ट हो गए। तो ये वेस्टेज ना हो इसीलिए पहले से ही हम रिएक्शन में उतने ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डालेंगे कि उतना हमें प्रोडक्ट मिल जाए, कोई भी वेस्टेज ना हो। उसीलिए हम रिएक्शन से पहले हमें पता चल जाए कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यानी सबसे पहले कौन खत्म होगा, उसके हिसाब से हम उतना अमाउंट डालेंगे। ठीक है भाई। तो गाइज इसी चीज को हम क्या करते हैं गाइज, महाराज जी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं गाइज। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है, ओके गाइज। तो लिमिटिंग रिएजेंट का परिभाषा क्या है ये भी समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो भाई मैंने बता ही दिया, ठीक है, परिभाषा लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहिए, लिमिटिंग रिएजेंट कहिए, बात बराबर है। इट इज द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड और विच गेट्स यूज्ड और विच इज यूज्ड अर्लीस्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बात खत्म, ठीक है। और जो बच गया, जो एक्सेस में बच गया, उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हमारे पास 1A + 2B गिव्स C + 2D, ठीक है, ये रिएक्शन है एक। हमें दे रखा है कि 5 मोल हमारे पास A है, 12 मोल हमारे पास B है, ये 0 0। अभी क्या है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, टाइम = 0 है अभी, ठीक है भाई। अब मुझे पता करना है कि इनमें से लिमिटिंग रीएजेंट कौन है या लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो देखिए गाइज, 2 तरीके होते हैं, तो ओनली 2 और 2। पहला तरीका है सर कि मान लेता हूं कि B मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, assuming that B is the limiting reagent. Now if B is the limiting reagent, तो जितने मोल B के पास हैं, पूरे मोल खा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे भाई। इसका मतलब 12 मोल हैं तो 12 में से 12 खत्म हो जाएगा। यही तो लिमिटिंग रिएजेंट का परिभाषा है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो रिएक्टेंट जो पूरा खत्म हो जाए। तो अगर मैं B लिमिटिंग रिएजेंट, B को मानूं कि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं गाइज कि जब 1A है तब 2B है, 1A है तब 2B है, तो जब 2B है तब 1A है। यानी जब B का 12 मोल जा रहा है तो A का 6 मोल जाना चाहिए, तब A का 6 मोल जाना चाहिए। अरे भाई 12 का आधा, जब 1 तो 2, जब 2 तो 1, तो 2 का 1 मतलब आधा, यानी 12 का आधा क्या हुआ, 6। तो क्या ये कभी पॉसिबल है गाइज? अगर आपने बचपन में हेलो गाइज नहीं किया होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी गाइज कि 5 में से कभी 6 नहीं जा सकता यार।
मेरे पास 500 रुपये हैं, कोई मुझसे 600 मांगे तो मैं 600 निकाल के थोड़ी दे दूंगा। तो बी तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है भाई, तो बी इज नॉट अ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बचा? ए बचा। अब मैं मानूंगा कि ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मैं मानूंगा कि ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो जितने मोल इसके पास हैं पूरे मोल खत्म हो जाएंगे, यानी 5 में से 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइज? ठीक है भाई। तो जब 1A है तब 2B है, यानी 5 मोल अगर A के जा रहे हैं तब 10 मोल B के जाएंगे। तो क्या 12 में से 10 मोल B के जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं गाइज, क्या दिक्कत है? तो ये पता चल गया कि A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। अब यहां ध्यान दीजिए, C + 2D बन रहा है। जब एक A है तब एक C है। तो जब 5 मोल A के जा रहे हैं तब 5 मोल C के फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे। ये है यूज्ड, फॉर्म्ड। ठीक है। जब 1A है तब 2D है। तो जब 5 मोल लेके जा रहे हैं तब 10 मोल डी में आ जाएंगे, यानी 10 मोल फॉर्म्ड। कितनों को ये बात समझ में आई? जिसको ये बात समझ में आई कमेंट में लिख दीजिए जय महाराज जी। ठीक है, JMJ। अब कितनों को तो हवा ही नहीं लगा होगा कि ये चीज हो क्या रहा है। कितनों को तो हवा ही नहीं लगा होगा। तब लीजिए सस्ते में सेम डिजाइन। ठीक है भैया, थोड़ा सस्ते में सेम डिजाइन दिखाइए। अब लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, सस्ते में सेम डिजाइन। ठीक है, आपके पास है 5 मोल A 12 मोल B। ठीक है भाई, करना क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर देना होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर देना होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बला है भाई? यही बला है, ये जो लगा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, यही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो भाई एक अगर मैं B का देखूं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरा 2 है। नंबर ऑफ मोल क्या है? 12। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, आंसर आ गया 6। A का मैंने देखा कि ये 5 है डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ गया 5। अब जिसका ये रेशियो छोटा आएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक, जिसका सबसे कम आएगा वहीं आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस कंडीशन में ये कम आ रहा है तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बात खत्म है। एक और चीज देखना, एक और चीज देखिएगा कि जब 5 मोल A के जा रहे हैं तब 5 मोल C के फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। और जब 1A जा रहा है तब 2D बन रहे हैं। जब 5 मोल A का जाएगा तब 10 मोल D का फॉर्म होगा। ये बात क्लियर है? और ये जो फॉर्म होंगे इट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? यार अगर मेरे पास 5 मोल हैं और 5 मोल खत्म हो गए, 5 मोल पूरे खत्म हो गए, भाई रिएक्शन जब आप करते हैं तो कभी ना कभी तो रिएक्शन बंद होगा। वो रिएक्शन कब बंद होगा? जब मेरा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट खत्म होगा, जिसमें से जो लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले खत्म होगा तब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा यार। तो जब रिएक्टेंट खत्म होगा तो जो मैक्सिमम फॉर्म होंगे, जो भी रिएक्टेंट जितने भी फॉर्म होंगे वो तो उसका मैक्सिमम होगा ना। बात खत्म है। अब सवाल आएंगे सर। अच्छा एक और चीज़, उससे पहले एक और चीज़ क्लियर कराना जरूरी है। ठीक है, एक और चीज़ क्लियर कराना जरूरी है। मान लीजिए सेम रिएक्शन है आपके पास, एक ही रिएक्शन पे कहानी कर देते हैं। ये मान लीजिए आपके पास 4 मोल है, ये मान लीजिए आपके पास 8 मोल है। ठीक है, अब निकालिए कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। निकालिए जल्दी से, मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ, या फिर छोड़िए निकालिए इसे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, गिवन मोल डिवाइड कर दिया इसके साथ 4 डिवाइड बाई 1। गिवन मोल डिवाइड कर दिया किसके साथ? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ 4 डिवाइड बाई 1। इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है बताना भाई। अब कितने लोग कहेंगे दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है? कितने लोग कहेंगे दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है? जिन्होंने ये कहा ना उन्होंने ये कह दिया कि 4 और 4 में से छोटा कौन है? दोनों ही छोटे हैं यार। 4 और 4 में से तो कोई छोटा नहीं है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई भी छोटे नहीं है यार। सिंपल सी बात है ना, कोई भी इसमें से छोटे नहीं है। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा और कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सिंपल, इसमें से कोई भी पहले बाद ख़त्म नहीं होगा, जितने हैं पूरे ख़त्म हो जाएंगे भाई, कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, जितने उसके पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात है कि प्रोडक्ट कैसे हम फॉर्म करेंगे। ये t इक्वल्स टू 0 पे था, ये t इक्वल्स टू t1 पे है। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करें भाई, तो जब 1a है तब 1c है, तो जब 4 मोल इसके जा रहे हैं तो 4 मोल इसके बनेंगे। तो जब 1a है तब 2d है, जब 4 मोल इसके जा रहे हैं तब 8 मोल बनेंगे। लेकिन आप प्रोडक्ट कैसे भी बना सकते हो, जब 2b है तो 1c है, जब 8 मोल जा रहे हैं तो इसके 4 मोल बनेंगे, जब 2b है तब 2d है, तो जब 8 मोल इसके जा रहे हैं तो 8 मोल इसके फॉर्म होंगे, और ये जो फॉर्म होंगे उसके मैक्सिमम होंगे। मतलब प्रोडक्ट में कैसे भी बना सकता हूं जब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट मेरा नहीं रहेगा, तो जब कोई भी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा तो। और एक और चीज़ लोग बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है इट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, कुछ हद तक ये सही है। जी हाँ, प्रोडक्ट कंट्रोल होता है लिमिटिंग रिएजेंट की, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया तो प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना, रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट आप एक्सेस से भी क्रिएट वो कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप एक्सेस से भी वो कर सकते हैं। कैसे, तो आइए एग्जाम्पल लिया जाए। प्रोडक्ट आप एक्सेस वाले से भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो आइए एग्जाम्पल लिया जाए। मान लीजिए आपके पास 5 मोल है और ये आपके पास 12 मोल है, ठीक है। तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से ए है, ये तो क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब 5 में से पूरे 5 चले जाएंगे, और जब एक ए है तब 2 बी है, यानी जब 5 मोल इसके जा रहे हैं तब 12 में से इसके 10 मोल चले जाएंगे। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब मैं प्रोडक्ट को एक्सेस से कैसे करूँ। ये जो है ना जो बच जाता है उसे हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसके कितने मोल बच गए, 2 मोल बच गए ना, 2 मोल क्या हो गए, एक्सेस हो गए। इसका मतलब ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट, जो खत्म हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, बात खत्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट को इससे आप कैसे बनाओगे, तो अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 2b है तब यहाँ पर 1c, तो जब इसके 10 जा रहे हैं तब इसके 5 जाएंगे आएंगे, और जब 2b है तो यहाँ पे 2d है, तो जब इसके 10 जाएंगे तब यहाँ पर इसके 10 आएंगे, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, 12 का कर देंगे, नहीं 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 नहीं, जितने जा रहा है ना, ये 2 मोल जा थोड़ी रहा है, जितना जाएगा वैसा उतना आएगा, उसके रेशियो के हिसाब से, उसके रिलेशन के हिसाब से, जितना जाएगा, जो जा रहा है उसको अगर हम देखेंगे तब हम प्रोडक्ट को अपने एक्सेस रिएजेंट से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम प्रोडक्ट कंट्रोल करें। कितनों को ये बात समझ में आई? अब जिसको समझ में आई वो कमेंट में लिख दीजिए JMJ, जय महाराज जी की। अब एक हम करते हैं सवाल, क्या करते हैं, सवाल। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे 3 सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उस टाइप के, ठीक है। बाकी आप सवाल प्रैक्टिस करिए घर पे, लेकिन जो मैक्सिमम जितने मैं सवाल करा सकता हूँ मैं आपको करा रहा हूँ। 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, देन मैक्सिमम मास ऑफ H2O फॉर्म्ड। हाइड्रोजन है आपका 2 ग्राम, ऑक्सीजन आपका 8 ग्राम, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O आपको फॉर्म्ड बताना है, ठीक है। जहां भी ये मैक्सिमम टर्म यूज हो जाए आपको समझ जाना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला सवाल है भाई, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बन रहा है H2O, बैलेंस कर लिया, कोई गल नहीं है भाई। मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, पहले तो निकालना होगा इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मुझे इसका पता करना पड़ेगा ये कितना मोल है, ठीक है। तो मुझे हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 8 ग्राम, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है हाइड्रोजन का, तो गिवन मास को मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मोलर मास के साथ, ठीक है। हाँ भाई, तो 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन होगा, तो आपके पास 1/4 मोल ऑक्सीजन होगा। ये मुझे बता दिया भाई, ये सिंपल सा मुझे दिया हुआ है कि 1 मोल हाइड्रोजन है, 1/4 मोल आपके पास ऑक्सीजन है। आपको बताना है कि कितना H2O फॉर्म होगा। अब निकालिए कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कैसे निकाले भाई। तो देखो यार,
नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1 डिवाइड बाई 2, फिर नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1 डिवाइड बाई 4, कौन छोटा, ये, यानी दिस इज द लिमिटिंग रीएजेंट, दिस इज द लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोल ऑक्सीजन के होंगे पूरे मोल खत्म हो जाएंगे, जितने मोल ऑक्सीजन के होंगे पूरे मोल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे भाई। अब मुझे इसको नहीं देखना, मुझे इससे मतलब है ना, तो ध्यान दीजिए, अगर मेरे इतने मोल खत्म हो रहे हैं तो इसमें जब एक ऑक्सीजन है तब 2 H2O है, तो जब 1/4 मोल ऑक्सीजन के खत्म हो रहे हैं तब 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल H2O फॉर्म होगा। किस किस को ये बात समझ में, ध्यान देना, फिर से ध्यान दीजिए, जब मेरे पास 1O2 है तब मेरे पास 2 H2O है, तो जब मेरा इसका 1/4 मोल जा रहा है तब इसमें 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल H2O होगा। एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 होता, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए ये 1 ही होता यार, और मेरे पास ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल 2 आता, बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम दैट नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का 2 आया और यही लिमिटिंग रीएजेंट है, तो इसके 2 में से 2 मोल पूरे कट जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 1 था तब ये 2 था, तो जब इसके 2 मोल जा रहे हैं तब इसके 4 मोल आ जाएंगे, वही चीज मैंने पिछले में बताया था यार, बात खत्म। ठीक है, तो इतने मोल H2O के मैक्सिमम फॉर्म होंगे, क्या होंगे, मैक्सिमम फॉर्म होंगे, कितने, 1/2 आंसर आएगा ना, हाँ 1/2 मोल। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसके मोलर मास के साथ, दैट इज 18, तो 9 ग्राम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास आपका होता है क्या, गिवन मास। ठीक है, तो वैसा ही एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी, ठीक है, आप नोट डाउन करिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप सिंसियर हैं तो जरूर लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगा कि 3.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 3.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ N2 reacts with 8 ग्राम ऑफ H2। फिर से लिखिए, 3.02 इंटू 10 का पावर 3.01 इंटू 10 का पावर 23 molecule of N2 reacts with 8 gram of H2, then what will be the maximum amount of NH3 formed? आशा है कि आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो जरूर इसका आंसर दीजिएगा और उसके साथ लिख दीजिएगा जय महाराज जी की। आज का सवाल एक और क्वेश्चन के बाद हम खत्म कर देते हैं, स्टोइकियोमेट्री कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कल से हम इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट होगा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वो जो होमवर्क है वो जरूर कीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद इतना O2, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 O2, then which is left in excess and how much? थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, वही है, which is left in excess and how much? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए, 1 ग्राम मैग्नीशियम को हमने बर्न किया इतने ग्राम O2 के साथ, तो कौन सा एक्सेस रिएजेंट है वो मुझसे पूछ रहा है, और अगर वो है तो कितना है। सवाल को एक बार आप ट्राई करिए, मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ, आगे आप, फिर मैं करूँगा सर, मेरा टाइम आ जाएगा, अब तक आपका टाइम आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपने मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, बना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस किया, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया हुआ है कि मैग्नीशियम 1 ग्राम में, ऑक्सीजन है 0.56 ग्राम, तो कौन सा एक्सेस में होगा। तो मुझे दे रखा है कि मैग्नीशियम में आपका 0.56 ग्राम, अरे यार 1 ग्राम, ठीक है, मैग्नीशियम में 1 ग्राम, ऑक्सीजन है आपका 0.56 ग्राम। ठीक है, मुझे उससे मतलब ही नहीं, मुझे इसी से मतलब है ना। हाँ, तो मैं पहले नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता करना है कि इसमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। तो नंबर ऑफ मोल मैं कैसे निकालूंगा, डिवाइड कर दूंगा इसके मोलर मास के साथ। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होगा, 1224 मैग्नीशियम का मोलर मास, ठीक है।
और मैं डिवाइड कर दूंगा ऑक्सीजन के मोलर मास के साथ, यानी 32। ठीक है भाई, ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर तो आप ही को देना है। तो इतने मोल मैग्नीशियम के, इतने मोल मैग्नीशियम के और इतने मोल O2 के, इतने मोल आपके मैग्नीशियम के और इतने मोल आपके O2 के हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सही। अब क्या करना है, हम निकालना है नंबर ऑफ मोल। कैसे निकाले भाई, नंबर ऑफ मोल नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो गिवन मोल को अगर मैं डिवाइड कर दूं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ तो मेरा नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। गिवन मोल को मैं अगर डिवाइड कर, गिवन नहीं यार, जो मोल आपको निकाला है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। तो 0.56 डिवाइडेड बाई 32 करिए, 00 आ गया। तो आपका 4 1 जा 4 जा 800, 7 400, तो 7/400 आया है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 1/48 आएगा। ये क्या आएगा, 1/24 डिवाइड बाई 2 आएगा 1/48। तो जाहिर सी बात है यार, ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 7/400 ज़्यादा है भाई, छोटा है, ज़्यादा छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है। देन दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये मत पूछना भाई, अगर ये किसी ने पूछ लिया कि 7/400 कैसे कम हो गया 1/48 के, तो मैं शराब दे रहा हूँ उसे भाई, अगर किसी ने पूछ लिया तो। क्या अगर किसी के दिमाग में प्रश्न आ गया तो मैंने दे दिया भाई, गलती करेंगे आप हर बार बेसिक मैथ में। ठीक है, अब आगे बढ़िए इसे। लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता चल गया कि ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यार अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब इसका जितना ये मोल है वो पूरे खत्म हो जाएंगे, वो पूरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक, इसका अर्थ ये है कि ये एक्सेस में बच जाएगा। तो मुझे पहला आंसर आ गया कि मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट इन एक्सेस, लेकिन हाउ मच ये निकालना है। तो देखिए जब ये 1 था तब ये 2 था, तो जब इसके इतने मोल जाएंगे तो इसके इंटू 2 मोल जाएंगे, यानी 1/24 माइनस 0.56/32 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये चीज़ नया है। ठीक है, जब ये 1 था तब ये 2 था, जब ये 1 था तब ये 2 था। इसका अर्थ ये है कि जब इसके 0.56/32 मोल जाएंगे तो इसके 1/24 माइनस 0.56/32 इंटू 2 मोल जाएंगे। कितने जाएंगे, इतने मोल जाएंगे। अब मुझे निकालना है इसका मास। तो नंबर ऑफ मोल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास के साथ तो मुझे मास पता चल जाएगा क्या। ठीक है, नंबर ऑफ मोल मेरा कितना है, 1/24 माइनस 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 32। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 24 ग्राम के साथ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की कसम है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने नहीं लिखा तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री बर्बाद समझिए। ठीक है, तथास्तु। चलिए भाई, तो आज हमने स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट किया, तो काफ़ी देर हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो में अभी रुकते हैं। खैर अभी हम और भी 1 घंटा एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोड देना चाहिए। तो हमने स्टोइकियोमेट्री खत्म किया। कल हम लिमिटिंग रिएजेंट पे आएंगे, सॉरी यार, ये इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। इक्विवेलेंट वेट की बात करने के बाद हम ये एंड फैक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं वो बात करेंगे। फिर वो निकालने के बाद हम इक्विवेलेंट वेट पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे आएंगे। तो कल का वीडियो इक्विवेलेंट वेट पे पूरा डेडिकेटेड रहेगा, पूरा एंड फैक्टर वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो मैं हूँ आर्यन उपाध्याय, और याद रखिएगा कि नाम एक और काम